आप पिछले 2 साल से ये सब चीज़ें सुन रहे हो, 50 साल से इसी गाड़ी को चलाते आ रहे थे, जब आपकी आंखें कहाँ गई थी? 5 लाख रुपए के अंदर आपको गाड़ी चाहिए जिसके अंदर सारे फीचर चाहिए और गाड़ी भागनी भी चाहिए, माइलेज भी अच्छा दे, तो आपको कहाँ से ला के देगा? कोई और ला के दे दे। मैं तो बोलता हूँ कि अगर जो अदर कंपनीज़ वाले इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं ना कि मारुति टीन का डब्बा, तो भाई तुम निकालो ना 5 लाख में ऐसी गाड़ी जो कि इतनी सारी चीज़ें दे, माइलेज भी दे, बंदे को हर चीज़ दे। आज की डेट में भारत की जो जनता है ना, उसके पैसा मोटा आ गया है, तो अब वो सब ये बातें करने लगी है। जब पैसा उतना ज़्यादा नहीं था ना, तो बंदे यही बोलते थे कि भाई सब चाहिए लेकिन 5 लाख में ही चाहिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा का, और ये वही कार है यानी कि तुषार कौशिक भाई की अपनी गाड़ी है, जिसका हम पहले भी एक बार ओनरशिप रिव्यू कर चुके हैं। तब उन्होंने गाड़ी चलाई थी ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर के आसपास, उनको 1 महीना हुआ था गाड़ी लिए हुए। तो तुषार भाई, अब कितना टाइम हो चुका है आपको गाड़ी लिए हुए? गाड़ी लिए हो गए अराउंड 5 मंथ्स। 5 मंथ्स हो चुके हैं। और इन 5 महीनों में आपने कितनी गाड़ी चला दी है? 17,500 किलोमीटर। और मेरे हिसाब से ये इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली ब्रेजा बन चुकी होगी अब तक। बिल्कुल, क्योंकि भाई घूमी ऐसे ऐसे टेरेन्स पे है कि इसको कोई टेरेन मैंने छोड़ा नहीं है इंडिया का जिस पे ना चलाई हो, मतलब टफेस्ट वाला कह रहा हूँ मैं। तो आज के इस वीडियो में ना आपको एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू मिलने वाला है ब्रेजा का, जहाँ पे भाई ने ग्राउंड पे चलाई है, बाकी पहाड़ों से लेकर के हर जगह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पे ज़्यादा चली। अगर मैं 17,500 की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 5,000 चली होगी प्लेन पे, बाकी 12,500 ये पहाड़ों पे ही चली है। तो मतलब आज का एक ज़बरदस्त ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। तो हमारे साथ आयुषी मैम भी है। लास्ट वीडियो में हमने इनको मिस किया था बहुत ज़्यादा, तो इस वीडियो में आ चुकी हैं। मैम आप बताइए कि आपको ब्रेजा जो है अब तक 17,000 किलोमीटर चल चुकी है, और लास्ट टाइम बात की थी तो तुषार भाई से, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है उस पर जा रही थी, अर्बन क्रूजर की तरफ जा रही थी। तो अब बताइए, ब्रेजा परचेज करी है तो अब आपको ब्रेजा कैसी लग रही है? मुझे तो ब्रेजा बहुत अच्छी लगी है। शुरू में मैं अर्बन क्रूजर इसलिए चाहती थी क्योंकि मारुति के साथ ना जितनी भी मैंने वीडियोस देखी थी, हर कोई बोलता था कि उसकी बिल्ड अच्छी नहीं है, ऐसे मारो तो वो दब जाती है, मतलब उसका बोनेट वगैरह। तो इसलिए मेरा ये था कि यार भले ही सेम गाड़ी है, बट एक जो ट्रस्ट होता है ना वो टोयोटा का, वो रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बदनाम बहुत किया हुआ है मारुति के लोगों ने। हाँ, तो पर लेकिन जैसे ही हमने इसका बैक लुक देखा ना, उससे हमें पहली नज़र में ही प्यार हो गया। तो हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, यही लेनी है। और किस्मत हमारी थी ये लेने की, क्योंकि हमें ये रोड पे नॉन स्टॉप दिख रही थी, मतलब लोग इसे देखने के लिए तरस रहे थे, पर हमें कहीं ना कहीं के सर्विस सेंटर के आसपास से दिखी जा रही थी। तो हमने फिर डिसाइड कर लिया कि यार अब यही वाली लेनी है। जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो उस टाइम गाड़ी कुछ खास चली नहीं थी, तो आपने जो बताया वो एक्सपीरियंस आप जो बताओगे वो एक्सपीरियंस ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो अब बताइए गाड़ी चलने में कैसी है? इसका 1.5 लीटर का जो इंजन है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है? यार इंजन इसका बहुत ही मैच्योरली रिस्पॉन्स करता है, मतलब गाड़ी इतनी अल्ट्रा स्मूथ, मैं बोलूँगा। गाड़ी का जो इंजन है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अंडर पावर है, ऐसा है वैसा है, तो यार वो जो झटका और वो सब चीज़ें होती है ना, जो एकदम से सडनली बूस्ट मिलता है, वो नहीं देती, क्योंकि ये जो इंजन है ये बहुत ही मैच्योरली रिस्पॉन्स करता है। ये एकदम एक्सट्रीम, एक बोलते हैं ना पागल और वो वाला रिस्पॉन्स नहीं है इसका, बहुत ही काम रिस्पॉन्स करता है। किसी तरह की इंजन में कोई क्या बोलते हैं लैग नहीं है इसका, किसी भी तरह का आपको पावर लैग तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने लद्दाख किया हुआ है, मैंने स्पीति किया हुआ है, तो मुझे पता है कि गाड़ी नो डाउट बहुत ही पावरफुल इंजन है और बहुत अच्छे से रिस्पांस रहा है। हर एक टेरेन पे मैंने चेक किए, कच्चे में, पक्के में, मड में, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई कहीं पे मेरे को निराशा मिली हो इस गाड़ी से। अभी तक कोई खराबी वगैरह कुछ आपने फील किया हो गाड़ी नहीं के अंदर? भाई, 17,500 चला लिया अभी तक, टचवुड कोई रेटलिंग नॉइज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, और गाड़ी से मतलब मैं तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि ब्रेजा के अंदर ना एक छठे गियर की कमी रह जाती है, कभी कभी महसूस होता है, तो आपने ऐसा कुछ महसूस होता किया? है भाई, होता है। मैं हाईवे पे चल रहा होता हूँ, कई बार आराम से चल रहा हूँ और एकदम से मन करता है कि यार छठा गियर कहाँ गया। और कई बार क्या होता है ना, मतलब चलती गाड़ी में क्लच दबाया और ऐसे देखा और मुझे लगता है चौथे में चल रही है, और दोबारा से ऐसे करके 5वीं में ही लगाया था। तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार 5वां, मेरे को ऐसा लगता है कि चौथे में तो नहीं चल रही है, लेकिन वो चल रही 5वें में ही होती है, तो कहीं ना कहीं फील होता है कि छठा और होना चाहिए था। कमी रह जाती है, अच्छा, हेडलाइट वगैरह में आपने कुछ चेंज करवाए हैं इसके अंदर? अभी तक कोई चेंज नहीं कराया, लेकिन चेंज कराने की ज़रूरत है यार। मतलब सिंगल प्रोजेक्टर है ना, बहुत ही कम है। इसकी जो लाइट है मुझे उतनी पावरफुल नहीं लगती है जितनी होनी चाहिए, खासकर हाईवे ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि जो सिटी में चल रहे हैं उनके लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन हाईवे पे यार बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब बारिश हो रही होती है ना भाई, उस टाइम पे तो कुछ नहीं दिखता, मतलब बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है रोड। अच्छा, अभी धुंध वाला मौसम था दिल्ली के अंदर, और आप तो खैर पहाड़ों पे भी घूमते रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोहरा वगैरह काफ़ी मिला होगा। उसके अंदर बताइए कि जो स्टॉक वाली लाइटें हैं, क्योंकि आपने तो यहाँ फॉग लाइट भी आपने इंस्टॉल करवा रखी है, तो ये जो स्टॉक वाली लाइटें हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स देती है, कि उस लायक है या फिर आप कुछ करवाने की सोचोगे? भाई ये जो स्टॉक वाली लाइट है ये यूज़लेस है, फॉग के अंदर कुछ नहीं दिखता। आईफोन का कैमरा लगा लेना अपने वहाँ पे मोबाइल होल्डर में, आईफोन का जो कैमरा है ना वो फॉग को काट देता है।
अच्छा। कसम से बता रहा हूँ मैं, मेरी वीडियोस देख लेना भाई ये चाहिए। नई ट्रिक है जो हाँ, कि तो वो भाई काट देता है। हम तो भाई वहाँ पे लगा लिया, हमने दिखाया भी अपने व्लॉग में कि भाई देखो आईफोन का जो कैमरा उड़ा देता है, इन लाइटों के ऊपर भरोसा करना बेकार है, मतलब उससे विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और ये फॉग लैम्प जो आते हैं ना भाई, ये 2000-2500 के, इन पे पैसा मत खर्च करो, इससे महंगे वाले लगवा लो। ये 30% है ना, नॉर्मल लाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब 100% उजाला मिल रहा है तो 130 मिल जाएगा पास का। लेकिन आप सोचो फॉग लैम्प की तरह काम करेंगे, वो वाली बातचीत नहीं मिल पाती है। तो क्या रिकमेंड करोगे अपने मतलब व्यूवर्स को कि क्या करना चाहिए उनको? मैं बोलूँगा इसमें ना हाई वॉट के ना, मतलब या तो फॉग लैम्प लो तो भाई हाई वॉट के लो। मतलब एक आते हैं जो बीम वाले टाइप होते हैं ना, जो आपका प्रोजेक्टर के अंदर हो या तो IPS वैसा टाइप कुछ के। लगवाओ जो एकदम दूर तक थ्रो मारे, तो वो लगवाओगे तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। मतलब 2-2 हज़ार खर्च जैसे मैंने किया टेस्टिंग के लिए, ठीक है, मैं तो टेस्टिंग करता रहूँगा और मेरा तो भाई कंटेंट भी मिलेगा मुझे उसी से। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा करो एक बार में 4-5 हज़ार खर्च कर दो, 6 हज़ार खर्च कर दो, लेकिन अच्छी चीज़ लगवा लो। अब आते हैं माइलेज की बात करते हैं थोड़ी सी, कि माइलेज, क्योंकि हर किसी के माइंड में होगा कि यार इतनी चलाने के बाद ब्रेजा कितना माइलेज देती होगी। तो सबसे पहले सिटी का माइलेज आप बताइए कि सिटी में कितना माइलेज देती है? सिटी का मैं अगर देखो सच बताऊं तो यार 14+ माइलेज आराम से मिल जाता है अगर आप अच्छे से ड्राइव करना जानते हो। सिटी की मैं वो वाली कंडीशन बता रहा हूँ जहाँ पे आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिलता है, फिर आप थोड़ा प्लेन चलते हो फ्री होके, फिर ट्रैफिक मिल जाता है, उस कंडीशन कोई में। एक रूट बता दीजिए दिल्ली के अंदर जैसे कि होता है। अगर जैसे मैं यहाँ से आश्रम जाता हूँ और आता हूँ तो मैं आराम से 14+ माइलेज निकाल लूँगा, मतलब फरीदाबाद से। हेडलाइट्स भी होती है और कई बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिल जाता है, कोई आपका 1 किलोमीटर के आसपास का। और हाईवेज पे क्या रहता है माइलेज? हाईवे का माइलेज अभी तक मैंने इससे जो निकाला है वो 19.5 निकाल लेता हूँ, अभी भी मीटर पे 19.5 ही शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फरीदाबाद से गुड़गांव डेली अप डाउन करता हूँ, तो मेरा 19.5 का माइलेज आराम से निकल जाता है। ठीक है, अब बताइए कि पहाड़ों पे जाते हैं तो मेरे साथ माइलेज तो वहाँ पे आपको कम ही मिलती होगी। नहीं, अच्छा नहीं, लद्दाख किया है मैंने, मेरे चैनल पे देख लेना, मैंने भाई 19.7 का माइलेज निकाला है, लद्दाख ट्रिप कंप्लीट किया है। 19.7 का माइलेज लद्दाख तो ट्रिप कंप्लीट करके वाया कश्मीर पूरा सर्कल कंप्लीट किया मैंने। तो मेरे माइंड में तो अब तक यही था कि पहाड़ों पे जो माइलेज कम मिलती है, बट ठीक है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई का। चैनल भी भाई का तुषार कौशिक के नाम से, अपना जी। पुराना इनका वीडियो भी है जिसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने ब्रेजा जो है वो क्यों परचेज करी है, कुछ रीजन बताए थे। और इस वाले वीडियो में ओनरशिप की हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वाले की। हाँ जी, सर सस्पेंशन वगैरह के बारे में बताइए, ब्रेकिंग वगैरह के बारे में बताइए कि अब कैसा रिस्पॉन्स है इसका? देखो सस्पेंशन इसका जो है ना थोड़ा सा स्टिफ है। जैसे कि हम स्पीति के रोड्स पे चल रहे थे, जब हमने 70 किलोमीटर का टूटा हुआ रोड है, एक तो होता है नॉर्मल टूटा हुआ, एक्सट्रीम वाला टूटा हुआ है, खट 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 खट, तो वहाँ पे क्या था, गाड़ी में ना रोड है ही नहीं, मतलब रोड नहीं है वहाँ पे, सिर्फ ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं, और उनके ऊपर जब गाड़ी चल रही थी ना तो अपने को पेन फील हो रहा था। मतलब क्या है कि वो झटके इतनी तेज़ लग रहे थे अपने को, क्योंकि सस्पेंशन बहुत ही हार्ड है, तो वो एक एक झटका है ना हमको फील हो रहा था, गाड़ी के सोकर पे नहीं जा रहा था। और नॉर्मली अगर सस्पेंशन सॉफ्ट होता है तो उस केस में क्या होता है कि गाड़ी के जो सस्पेंशन है ना वो उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और आपको फील नहीं होने देते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम लगी कि यार थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, कि सारा का सारा दुख हमें ही, मतलब ऑफ रोड पे सस्पेंशन अगर का, आप जाओगे तो ऑफ रोड के ऊपर इसमें झटके मतलब महसूस होते हैं। सस्पेंशन का क्या काम रह गया यार, सारा दर्द तो तुम बंदे को ही दे रहे हो, उसी को ही फील हो रहे हैं, ढक 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 ढक, हम परेशान हो गए यार। मतलब पुरानी गाड़ी जो थी ना उसमें बॉडी रोल ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद है ना भाई वहाँ पे है ना अपने को बिल्कुल भी गड्ढे वड्ढे पता नहीं चलते थे। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत बॉडी रोल हो भी तो चलेगा, लेकिन वो पेन नहीं मिलना चाहिए। रही बात ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग मैंने इसकी चेक किया, अभी तक मुझे ठीक ठाक लगी है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में इसका ब्रेकिंग टेस्ट करूँगा, 0 to 80 और 0 to 60 में कितने पे इमीडिएटली कंट्रोल करती है एंड ऑल, वो भी मैंने टेस्ट नहीं किया। और भगवान ना करे वो टेस्ट करने की, मतलब वीडियो के लिए तो ठीक है, पर्सनल लाइफ में Real life में ज़रूरत ना नहीं आए। पड़नी चाहिए वो चेक करने की। तो अब बताइए कि आप इसको मैक्सिमम कितनी स्पीड तक चला चुके हैं? यार मैं गाड़ी से ना बहुत प्यार करता हूँ। पिछली वाली गाड़ी ली थी ना तो मैंने ताज एक्सप्रेस वे पे ना 165 पहुँचाई थी, KUV 100, जिसका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। क्योंकि और क्या है कि वो मैंने लेते ही 1 हफ्ते बाद ही पहुँचाई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा अभी ये वाली गाड़ी है ना यार, इसको थोड़ा प्यार से ही चलाएंगे, क्योंकि हम लोग जाते हैं पहाड़ों पे। तो मैंने इसको आज तक 120 से ऊपर खींचा ही नहीं है, और मेरे को लगता है कि यार 120 अच्छी स्पीड है, क्यों अपने बहुत साथ है। और गाड़ी के साथ रिस्क लेना है। 120 तक ऐसे चलती है कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपको रहेगा कि आपके हाथ में कोई चीज़ चल रही है, वाइब्रेट जो कंट्रोल के अंदर है। हाँ, और आपको डर नहीं लगेगा खुद से। अब लोग बोलते हैं यार मैंने 165 भगा दी, 160 भगा दी, उनके दिल से ही पूछना कैसे भगाई होगी यार। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप 100 आप यूज़ कर रहे थे, 3 सिलेंडर इंजन था, अब आपने 4 सिलेंडर इंजन पे शिफ्ट किया है, और ये आपका एक पॉइंट था कि इस गाड़ी को लेने के लिए। तो अब दोनों के बीच का मुझे एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा है रिस्पॉन्स? यार इसमें और उसमें ना ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर इसलिए बता रहा हूँ कि उस गाड़ी की जो एक USP बोलो या फिर उसकी खासियत थी, वो थी भाई उसका इनिशियल पिकअप। उस गाड़ी का इनिशियल पिकअप बहुत ज़्यादा था, मतलब क्लच छोड़ो एकदम झटका मारती थी, Quick लेकिन responsive। उसके बाद है ना वो ऐसे हो जाती थी सिंपल, ऐसे ग्राफ जाके सिंपल प्लेन हो जाती थी। फिर उसके बाद उसका परफॉर्मेंस ख़त्म। स्टार्टिंग में उसका सारा पुश था, इसका क्या है स्टार्टिंग से लेके एंड तक थ्रू आउट इसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको सेम मिलता है। इसका ग्राफ ऊपर की ओर ही जाता है, मतलब आपको पावर मिलती रहेगी इक्वल से थोड़ा ऊपर ही बोलूँगा, लेकिन हाँ नीचे नहीं जाएगा। उसका ग्राफ ऐसे जाके ऐसे आके
और फिर लेम हो जाता था। तो वो चीज़ बहुत ही है ना अलग होती थी। तो इसमें वो चीज़ की कमी नहीं है, पावर बहुत ज़्यादा मिलती है। एक रीज़न यही था कि यार 1.2 लीटर का जो थ्री सिलेंडर इंजन है वो मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन अब मेरा लेना मतलब मेरा कोई प्लान ही नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो आपका इंजन है ना वो आपकी गाड़ी के वेट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी जाके आपकी गाड़ी ना आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी। वरना अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पड़े हैं कि मतलब इंजन जो है कम सीसी का और गाड़ी का वेट ज़्यादा है तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, जहाँ तक मैंने नोटिस तो किया। आप अपने हिसाब से बताइए, आप गाड़ी चलाते हो अभी? नहीं, मैं सीख रही हूँ, पर मेरा जैसे मैंने पहले वाली जो हमारी पुरानी KUV 100 थी वो भी चला के देखी थी और ये वाली भी अभी चलानी स्टार्ट की है, थोड़ी थोड़ी बिगिनर वाला जो होता है सीन। तो उसमें ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मुझे प्रॉपर रेस देने पे वो बिल्कुल हल्की सी आगे जाती थी और इसमें तो ऐसे हल्का सा पैर टच करो तो ये भागने लगती है। तो वो वाला पॉइंट है कि हाँ पावरफुल तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे भी थोड़ा सोच समझ के चलाना पड़ता है। सर आप बताइए कि ये मारुति बहुत बदनाम है एक सवाल के लिए, सेफ्टी को लेकर के। तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं यार, कमेंट में भी आते रहते हैं कि कहते हैं यार मारुति ले ली, सेफ्टी का नहीं सोचा, ये नहीं किया, फैमिली के बारे में नहीं सोचते, टीन का डब्बा बेसिकली बोलते हाँ, हैं। बोलते हैं ठीक है, तो आप बताइए कि आप इतना टाइम से इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हो, ऑलमोस्ट 6 मंथ 5 to 6 मंथ्स होने वाले हैं, तो आपको लगता है ये गाड़ी एज अ सेफ कार है? इसका एक जवाब दूंगा आपको बहुत ही अच्छा। 5 महीने हुए हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए और हर कोई अपनी चीज़ की बड़ाई करता है। मैं इसकी बड़ाई नहीं करूँगा, ना मारुति करूँगा, क्योंकि ना ये मेरे को पैसा देते, ना मेरे इनसे कोई लेना देना है। मैं एज अ गाड़ी इसको चला रहा हूँ। तो जब मेरे पास महिंद्रा थी ना तो मैं भी ऐसे ही बोलता था कि यार ये है वो है। अभी मेरे पास मारुति है तो मैं अभी भी बोलूँगा कि हाँ बिल्ड अच्छी नहीं होगी उतनी ज़्यादा। बिल्ड की बात यह है कि देखो 4 स्टार 3 स्टार तो वो अलग चीज़ होती है, वो होती है कि पूरे टेक्निकल बेस पे चेक की जाती है कि पिलर कितने स्ट्रॉन्ग है। वो पिलर अंदर तो कोई बंदा घुस के देखता नहीं है कितना स्ट्रॉन्ग है, अंदर तो मोटे मोटे गर्डर लगे होते हैं ना, जैसे लोहे के बीम्स होते हैं। वो तो बेसिकली क्रैश होने को हाँ, मालूम पड़ता है। वो तो जब गाड़ी बहुत भयंकर लगेगी जब पता चलेगा। इस चीज़ को लेके तो लोग बोलते हैं कि हाँ कमज़ोर है एंड ऑल, तो उस चीज़ का तो देखो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बात बोलूँगा, अभी आप पिछले 2 साल से ये सब चीज़ें सुन रहे हो, 50 साल से इसी गाड़ी को चलाते आ रहे थे, जब आपकी आंखें कहाँ गई थी? 5 लाख रुपए के अंदर आपको गाड़ी चाहिए जिसके अंदर सारे फीचर चाहिए और गाड़ी भागनी भी चाहिए, माइलेज भी अच्छा दे, तो आपको कहाँ से ला के देगा? कोई और ला के दे दे। मैं तो बोलता हूँ कि अगर जो अदर कंपनीज़ वाले इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं ना कि मारुति टीन का डब्बा, तो भाई तुम निकालो ना 5 लाख में ऐसी गाड़ी जो कि इतनी सारी चीज़ें दे, माइलेज भी दे, बंदे को हर चीज़ दे। आज की डेट में भारत की जो जनता है ना उसके पैसा मोटा आ गया है, तो वो सब ये बातें करने लगी है। जब पैसा उतना ज़्यादा नहीं था ना तो बंदे यही बोलते थे कि भाई सब चाहिए लेकिन 5 लाख में ही चाहिए। तो 5 लाख में भाई मारुति ही कर पाता था वो चीज़, और मारुति ने किया भी है, इसकी सेल्स रिकॉर्ड जितना भी है वो नंबर्स में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही में एक। तो वो है कि इंसान की ज़रूरतें बदली हैं। अब इंसान के पास पैसा अच्छा आ गया है तो हर कोई सेफ कार चाहता है। पहले इंसान को सेफ कार से उतना मतलब नहीं था, पहले इंसान को गाड़ी चाहिए होती थी बस। तो अब सबकी इंसान की ज़रूरतें बदली हैं, उस हिसाब से इंसान एक चीज़ को अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है। अच्छी ये भी है, अच्छी वो भी है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिस बजट और नीड के ऊपर, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो लेगा भाई, जिसके पास कम पैसा है वो ये लेगा भाई। हाँ। बाकी आप एज अ को ड्राइवर सीट पर ज़्यादातर बैठते होंगे, हाँ। तो वहाँ से बैठने का एक्सपीरियंस बताइए, कितनी लंबी ड्राइव के बाद आपको लगता है कि यार अब थकान होती है या नहीं होती, इस तरीके से? मैं बस इस गाड़ी में एक चीज़ मिस करती हूँ, सीट तो बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट, अपना आराम से रिक्लाइन करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट पुरानी गाड़ी में वो जो साइड में हैंड रेस्ट था ना उसकी बहुत याद आती है, क्योंकि जब आप लंबे सफ़र पे जाते हो तो थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठने के लिए ना वो हाथ का सपोर्ट हमें उस गाड़ी में मिलता था, वो इसमें नहीं है। उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आराम से पीछे होकर लेट जाओ। इनफैक्ट अभी जब हम लद्दाख जा रहे थे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी प्रॉब्लम है, मैं तो पास आउट हो गई थी, सीट पीछे करके पूरा मैं सो गई थी अच्छे से। तो कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अब हैंडरेस्ट की बात इसलिए की है इसने क्योंकि ना भाई अपनी पिछली गाड़ी जो बेस मॉडल थी उसके बावजूद उसमें ना अपने को हैंडरेस्ट मिला हुआ था। ये VX है लेकिन इसमें हैंडरेस्ट नहीं है, इसलिए इसको वो फील होता है। तो हैंडरेस्ट की कमी जो है वो एज अ नेगेटिव इसके अंदर रहता है कि ब्रेजा के अंदर एटलीस्ट जो है अपना हैंडरेस्ट होना चाहिए। हाँ था। जी। इसके अलावा ऐसे ही कोई फीचर्स बता दीजिए कि जो कि इस गाड़ी के अंदर मिसिंग मिलते हैं आपको, कि और चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी। कॉस्मेटिक फीचर की बात करें अगर, तो मुझे लगता है कि वो सन ग्लास होल्डर ज़रूर होना चाहिए था, वो थोड़ा सा दिखने में फैंसी लगता है ना, इसलिए। और दूसरा इसकी जो LED लाइट है वो ना येलो सी है, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है, तो मुझे लगता है वहाँ पे हाँ कैबिन लैम्प उसमें LED होनी चाहिए थी ताकि वो थोड़ा ब्राइट कर दे और ज़्यादा। वो बस लाइट कहने के लिए, इतना ज़्यादा उसकी रोशनी नहीं है तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है, प्लस येलो कलर है तो वो थोड़ा आउटडेटेड है। मारुति की सर्विस से आपने अब तक कितनी सर्विस करवा ली है? अभी तक इसकी 10,000 वाली सर्विस हुई है, अब 20,000 वाली इसकी पेंडिंग है। तो सर्विस एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा?
सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और डिस्काउंट वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा पुश करना पड़ता है क्योंकि वो भी सेल्स करने के लिए बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज करो तो ठीक ठाक रहा है। अब थर्ड सर्विस में पता चलेगा कि कितने का चूना लगने वाला है, अभी तो ये फ्री जो वाली थी ना। अभी तक तो फ्री वाली थी, अब है कि अब वो अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे असली वाला। तो अब देखने के लिए मिलेगा कि भाई अब कितना पैसा लगने वाला है। सर एक क्वेश्चन और है माइंड में कि जब आपने गाड़ी परचेस की थी मेरे हिसाब से उस टाइम पे ग्रैंड विटारा जो है वो लॉन्च नहीं हुई थी। लॉन्च जब हो गई गाड़ी तो आपने देखा ग्रैंड विटारा को? ग्रैंड विटारा देखी है मैंने। कैसी लगी आपको? मुझे बहुत प्यारी लगी वो गाड़ी। तो अगर आपके टाइम पे यानी कि जब आप गाड़ी परचेस करने वाले थे उस टाइम पे ग्रैंड विटारा का भी ऑप्शन होता तो क्या करते, ब्रेजा पे जाते या फिर ग्रैंड विटारा पे जाते? यार शायद ग्रैंड विटारा ले लेता, लेकिन मैंने सुना है उसका माइलेज थोड़ा सा इससे कम है, लेकिन स्टिल ले लेता क्योंकि वो स्पेशियस है एक तो वो गाड़ी, ऊपर से उसके अंदर है ना थोड़े से अच्छे फीचर मिल जाते हैं जैसे कि पुश स्टार्ट बटन वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा है ना प्रैक्टिकल हो जाती है। चाबी लेके पुराने ज़माने की 12 साल पुरानी चाबी घुमाना अच्छा नहीं लगता है, तो और डिज़ाइन वगैरह भी उसका बहुत ही अच्छा है। प्लस आपका उसके ऊपर भाई आपको बहुत सारे फीचर हैं, आपका पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सब कुछ देते हैं, तो मतलब फीचर वाली गाड़ी ज़्यादा कहोगे उसे। मतलब टॉप मॉडल लेते थे उसमें तो काफ़ी फीचर। हाँ मतलब अगर मैं सेकंड मॉडल भी लेता था और पुश स्टार्ट बटन वगैरह ये सब मिल जाता, फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते जो कि इसमें नहीं है, तो उस वजह से मैं ले लेता। और प्लस स्पेशियस है थोड़ी सी, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट अभी भी होता है आपको? रेग्रेट तो नहीं, हाँ ठीक है, मतलब ऑप्शन होता तो ज़्यादा अच्छा कंपेरिजन बनता, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रैटेजी होगी जब ही तो एक एक करके लॉन्च किए ना। तो दोस्तों काफ़ी सारी बातें कर ली हैं हमने इस गाड़ी की, अब कुछ बातें कर लेते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो सर सबसे पहले बताइए नेगेटिव क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर जो कि अब तक आपने फील किए हैं? भाई बहुत बड़ा नेगेटिव है जिसकी मुझे कमी फील हो रही है एज अ ट्रैवलर और एज अ ट्रैवल लवर। अब बताऊँ क्यों? क्योंकि भाई इस गाड़ी के ऊपर रूफटॉप टेंट नहीं लग सकता है यार। मैंने ट्राई किया, मैंने सुलक्ष भाई को भी कांटेक्ट किया, सुलक्ष कौशिक जो हैं जिनका मेनली ये काम है रूफटॉप टेंट लगाने का। उन्होंने बोला कि इस गाड़ी के पिलर्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि ये वो वेट को कैरी कर सके, इस वजह से भाई मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया कि यार एसयूवी टाइप एक गाड़ी ली है, मतलब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलेंगे, और यहाँ पे रूफटॉप टेंट में लगाना चाह रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये बोला ना तो यार मुझे लगा कि यार इतना पैसा खर्च किया और एक जो एज अ ट्रैवलिंग में इतनी ज़्यादा करता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब एक रूफटॉप टेंट लगता तो भाई उसके ऊपर सोते आराम से पहाड़ों पे जाके, तो वो बहुत ही कमी फील हुई मुझे इस गाड़ी की। मतलब भाई इतना ज़्यादा ट्रैवल करते कि मैंने भी भाई से 2-3 बार पूछा कि भाई दिल्ली में हो कि पहाड़ों पे ही हो। हाँ भाई तो ये वाला सीन होता है। उसके अलावा भाई इसकी हेडलाइट एक तो आपको कमी बताई है मैंने, उसके अलावा इसका एक जो म्यूज़िक सिस्टम है ना भाई, उसका म्यूज़िक सिस्टम तो बहुत अच्छा है, गाने वाने अच्छे चलते हैं। मैप है ना चलते चलते हैंग रोड पे, मतलब मैं हाईवे पे चल रहा हूँ 400 किलोमीटर लगा रखा है, बीच में आपको एक जगह पे अटक गया वो, अब आप 40 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हो और वो वहीं अटका हुआ है, फिर निकाल के दोबारा लगाओ सब कुछ। एक बार तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर उस टाइम पे हमने क्या किया, हमने पूरा रीसेट मारा इसको, तब जाके वो चलना स्टार्ट हुआ। तो एक तो उसका मैप्स की प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, एक इसका ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप भाई अपनी मर्ज़ी से चलता है। कभी तो ऐसा चलता है कि हल्का सा क्लच दबाओ और छोड़ो तुरंत, मतलब एक लाइट पे 3 बार बंद चालू हो जाएगा और हल्का बहुत आगे पीछे बढ़ा रहे हो तो। और कभी कभी ऐसा चलता है कि भाई चलना ही बंद कर देता है, जैसे कि अभी इसने परेशान कर रखा है, चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। एकदम तरीके से ले जाओ, लगाओ गाड़ी, क्लच दबाओ, ब्रेक छोड़ो, नहीं बंद होगी गाड़ी। मैंने जो VXI लिया था वो म्यूजिक सिस्टम के लिए ही लिया था। हाँ। और उसमें मैप देखना था आपको, जो मुझे हाँ, याद आ रहा है यार मैप देखना था। तो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट कर क्या रहा है होता है आपको। चलती गाड़ी में जब ये होता है ना तो रीसेट करना पड़ता है। तो मैंने, कई लोग होते हैं ना अपना बास बढ़ा लेते हैं, बेस बढ़ा लेते हैं, ट्रेबल सेट कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम में जाके, तो मैंने अब वो करना छोड़ दिया है। पहले कर देता था थोड़ा बेस पे ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह का सेट करने के लिए गाने के हिसाब से, क्योंकि भाई मुझे तो रीसेट करना पड़ जाता है कभी भी, तो सेटिंग्स कुछ पर्सनलाइज कर नहीं सर सकते। आपको जो है एक बार दोबारा चॉइस करने का मौका मिलता है तो आप ब्रेजा पे ही जाना चाहोगे या फिर कोई दूसरी गाड़ी की तरफ? अब यहाँ पे यार दो बात आ जाती है, एक तो आती है फैमिली कार, एक तो आती है फैमिली कार। फैमिली कार की बोलोगे तो भाई मैं लूँगा ब्रेजा, ठीक है। अगर एज अ ट्रैवलर मेरे से पूछोगे तो भाई मेरे को एक और ऑप्शन समझ आ रहा है, क्योंकि मैं ऊबड़ खाबड़ और ऐसी जगहों पे जाता हूँ, मुझे 4x4 चाहिए होगा, तो मैं जिमनी पे जाना पसंद करूँगा। तो दो कस्टमर देखो, अगर आप कहोगे 4x4 नहीं तुझे 4x2 ही लेनी है तो ब्रेजा ही लूँगा, क्योंकि फैमिली कार बहुत ही प्यारी है और ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत ही प्यारी है। लेकिन मेरा थोड़ा सा, मेरे को आपको पता है मेरी ज़रूरत है अलग है, उस हिसाब से मुझे वहाँ पर जाना पड़ सकता है। तो 4x2 में तो एक बार थार भी आ चुकी है, तो उसको नहीं देखना चाहोगे? ना नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा भाई, क्योंकि 4x2 ही लेनी है तो थार क्यों लूँ? थार का माइलेज कम है। अगर मैं तांडी ब्रिज से लद्दाख जाने के लिए फ्यूल डलवाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा फ्यूल कैन कैरी करनी पड़ती है। जितने भी लोग थार लेके जाते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल कैन कैरी करते हैं। ये गाड़ी, अकेली गाड़ी ऐसी है भाई, लद्दाख लेके गया हूँ, तांडी ब्रिज से मैंने डलवाया, 370 किलोमीटर गाड़ी चलाई, हाफ टैंक में पहुँच गई थी, हाफ टैंक बचा हुआ था। तो आप देखो ना भाई कितनी मतलब प्रैक्टिकल कार है। नंबरिंग करनी हो 10 में से अब तक के कंप्लीट एक्सपीरियंस की कितने नंबर देना चाहोगे? 9 9 नंबर। 1 नंबर कटा, क्यों कटा?
एक नंबर वही जो 2-3 चीज़ें थी, लाइट वाइट और ये सब Negatives चीज़ें। को लेकर के। हाँ, नेगेटिव्स को लेकर। ठीक है, बाकी ये तो अपडेट था अपना 5-6 महीने का, और भाई के पास गाड़ी तो भी है ही, और ये रखने वाले हैं लंबा। और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस जो है इसका अपने साथ शेयर भी करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, तुषार भाई का चैनल सब्सक्राइब करना है, सेम नाम से, तुषार कौशिक के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।